देखिए कोई भी आप मटेरियल ले लीजिएगा, सपोज़ कीजिए एक लकड़ी को ही हम कह सकते हैं, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया जिसको आप मटेरियल कह रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस मटेरियल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैं जिग जैग लाइन के थ्रू शो कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। देखिए यदि आपके पास कोई भी एनर्जी है, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं लाइट, ठीक है, जिसके पास अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस एनर्जी, उस लाइट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी विच हैव क्या बेटा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा, आपके सराउंडिंग में जो लाइट आती है, ये इसके एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको क्या लेना है, एक मटेरियल लेना है और उस मटेरियल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स लाइट को आपको डाल देना है। जैसे ये लाइट, इस लाइट को हम ऐसे शो कर रहे हैं, इस मटेरियल से आकर आपकी टकराएगी, तो इस मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे भी हो सकते हैं, वो न्यूक्लियस के लेवल पर भी हो सकते हैं, वो एटम के लेवल पे भी हो सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल के लेवल पे भी चेंज हो सकते हैं। अब आपको उन चेंज को स्टडी करना है, क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं। इस स्टडी को ही हम कह देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इज द स्टडी ऑफ, ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मैग्नेटिक, इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन विद मटीरियल। हम थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल में बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वैसे मैंने आपको बताया जिसके पास अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे मटेरियल से जाके टकराएगा, तो उस मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको आप स्टडी करें, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज वी हैव ए प्लास्टिक, इस प्लास्टिक पर आप लाइट डालेंगे, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस प्लास्टिक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शब्द आ रहा है, तो एक बार फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि भविष्य में फिर मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब एनर्जी या लाइट की वो फॉर्म जिसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान यदि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती रहती है, तो ये कहते हैं कि इस एनर्जी और इस लाइट के पास अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमेशा हम जिग जैग ऐसे करके हम शो करेंगे। देखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल को मैं यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनको हम कहते हैं फोटोन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इन फोटोन के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे ही ये पार्टिकल्स यानी एनर्जी के पार्टिकल्स जाकर टकराते हैं, तो इन फोटोन के पास अपनी जितनी एनर्जी होती है, ये उस एनर्जी को मटेरियल के पास क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही मटेरियल के पास एनर्जी जाती है, तो कभी कभी वो एनर्जी मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल को घुमाने में यूज़ हो जाती है। ऐसे कभी कभी ये एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से चिपके रहते हैं।
कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होते हैं उनको पास लाने में, दूर ले जाने में, पास लाने में, दूर ले जाने में यूज़ हो जाती है। यानी वहाँ पर एटम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग में यूज़ हो जाती है। कभी कभी ये फोटोन की एनर्जी जाकर जो इलेक्ट्रॉन होता है, शांत बैठा रहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र होती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे कहता है मैं बढ़ गया एनर्जी में। कभी कभी ये एनर्जी न्यूक्लियस के पास भी चली जाती है, हमें वहाँ पर ये देखना है। तो ये सब देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है। देखो बेटा, यदि आप ये देखें कितने टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूनिवर्स में अवेलेबल है, यदि उसको हम देखें तो देखा जाता है 8, नीचे कर रहा हूँ, 8 टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उन पार्टिकल की एनर्जी की बात करें तो देखा जाता है सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल की होती है उसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेस। एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनर्जी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है, किसकी होती है? कॉस्मिक रेस। इससे थोड़ा सा एनर्जी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कम होती है उसको कम कहते हैं गामा रेस। इससे थोड़ा कम एक्स रेस। एक्स रेस से कम होता है अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी। इससे कम होता है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट से भी कम जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल की एनर्जी होती है उसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड को शॉर्ट फॉर्म में IR वेव्स भी कह सकते हैं। इससे थोड़ा कम माइक्रोवेव्स होती हैं, और सबसे कम यहां पे कर देता हूं, सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है ना? ओके, अब यदि मैं आपसे कहता हूं मुझे ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताइए जिसके पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कौन है? कॉस्मिक रेस। और ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होती है, कौन सा होता है? रेडियो वेव्स। ठीक है ना? अब देखा जाता है, मैंने कहा कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? अब यदि आप इन पार्टिकल्स की बात करें जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलकर बना है, जिनको आप फोटोन कहते हैं, इसकी एनर्जी की बात करें, इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये इक्वल टू होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में, H न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। यानी यदि पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके लिए न्यू की वैल्यू जो कि क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी ज़्यादा होगी। लैम्डा उसके लिए कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में लैम्डा इज द वेव लेंथ। तो जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है वहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? कॉस्मिक रेस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव्स का होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? रेडियो वेव्स का है। सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटोन के पास होती है? रेडियो वेव्स के पास होती है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो अभी तक मैंने 2 बातें आपसे शेयर की है बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? यदि आपके पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल से जाकर लाइट को आप टकरा देते हैं, तो मटेरियल और लाइट के टक्कर में क्या हो रहा है मटेरियल के अंदर, जब आप ये स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है? जो लाइट आप टकरा रहे हैं उसके पास अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इस तरह की लाइट को, इस तरह के रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
ठीक है, वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको आप फोटोन कहते हैं। किस फोटोन की एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मटेरियल पे आप डाल रहे हैं तो ये जो फोटोन है इनके पास जितनी भी एनर्जी है, ये एनर्जी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, उनमें क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। कभी वो हिलने लगते हैं, कभी जंप करने लगते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, जब वो हिलते हैं, जंप करते हैं या इधर उधर मूव करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होते ही किसका, फोटोन का। तो इस मोमेंट से, उनकी इस एक्टिविटी से हमें उस मटेरियल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी को हम धीरे धीरे आपको समझाते हुए आगे चलेंगे। तो आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा था, दैट नेम इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो हमारा सबसे लास्ट वाला वर्ड था स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या। सपोज कीजिए आपके पास एक मटेरियल है, यू हैव ए मटेरियल, ठीक है ना, और इस मटेरियल पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपने डाला। आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ 8 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको डालना है मटेरियल के ऊपर, रेडियो वेव्स डालना है। रेडियो वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम कह देते हैं फोटोन, ठीक है ना। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है रेडियो वेव्स के जो फोटोन होते हैं इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर इस मटेरियल के ऊपर हम ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं जिसके पार्टिकल की, जिसके फोटोन की एनर्जी सबसे कम है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मटेरियल के ऊपर आकर गिरेगा तो ये मटेरियल के अंदर जाएगा। मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के पास एटम्स होते हैं और एटम के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो देखा जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मटेरियल के अंदर जाता है और वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस से जाकर टकराता है, ठीक है ना। और जैसे न्यूक्लियस से जाकर टकराता है, न्यूक्लियस की एनर्जी में कुछ चेंज आते हैं। जब न्यूक्लियस की एनर्जी में चेंज आता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है आपका। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जब ये काम आप कर रहे हो तो इस मटेरियल के ऊपर, जिस मटेरियल में ये काम कर रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें। बाहर से इस मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि आपने इस तरह की लाइन बनाई हुई है और बी नोट लिखा है तो इसका मतलब ये होता है इस मटेरियल के ऊपर बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, रेडियो वेव्स। हमने देखा ये रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मटेरियल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस से टकराता है। जैसे न्यूक्लियस से टकराता है तो इस फोटोन की, रेडियो वेव्स के फोटोन की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी न्यूक्लियस की एनर्जी चेंज होती है। जब न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो हम ये कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, रिजोनेंस हुआ है। क्या हुआ बेटा, रिजोनेंस हुआ है आपका, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए, तो इस ट्रांजिशन से, इस रिजोनेंस से, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारी बातें हमें पता लगने लगती है। ये न्यूक्लियस किस एटम का है, न्यूक्लियस के चारों ओर दूसरे न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, दूसरे न्यूक्लियस का मतलब दूसरे एटम कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उन एटम्स की पोजीशन क्या क्या है,
जब ये सब आप काम कर रहे होते हैं तो इस काम को कहा जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियर का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे टकराने वाला है? न्यूक्लियस से। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। जब वो टकराएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और जब इसको स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ पर हम कहने लेंगे। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गया? तो बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्या करते हैं? वी स्टडी द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा? रेडियो वेव्स विद न्यूक्लियस in presence of external magnetic field। इसी को हम कह देते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छे से पढ़ते रहिए इसको। ना कोई बात नहीं, अब आएगा नहीं इधर। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ठीक है ना। इन शॉर्ट फॉर्म न्यूक्लियर के लिए वी कैन यूज एन, मैग्नेटिक के लिए एम, रेजोनेंस के लिए आर। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। इफ इन दिस स्टडी यू आर यूजिंग न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस किसी का भी हो सकता है भाई, आप न्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस किस एटम का है? वैसे आपके सिलेबस में केवल दो ही एटम्स का न्यूक्लियस आपको स्टडी करना है। एक होता है 1H1 का न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 होता है। एक होता है कार्बन का न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पर स्टडी करना है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 13 होता है। तो यहाँ पर हमें दो न्यूक्लियस के बारे में बातें करनी है। एक होता है 1H1 न्यूक्लियस, ठीक है ना। जब आप इस न्यूक्लियस पर ये सब बातें अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं 1H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि आप यहाँ पर कार्बन का न्यूक्लियस लेते हैं जिसका मास नंबर कितना है 13, ऐसा आप न्यूक्लियस लें और उस पर रेडियो वेव्स को डालें और रेडियो वेव्स को डालकर आप देखिए क्या हो रहा है, तो इसको कहते हैं C13NR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वैसे अदर न्यूक्लियस भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके सिलेबस में H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले मैंने कुछ थोड़ी सी बातें की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, फिर हमने बात की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, फिर हमने बात की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो ये आपको अभी तक के डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारा का सारा जो खेल है हमारा वो न्यूक्लियस को लेकर है। तो क्यों ना न्यूक्लियस को पहले डिटेल में समझ लिया जाए। यदि आप न्यूक्लियस को डिटेल में नहीं समझ पाते हैं तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बहुत ही सीरियसली न्यूक्लियस को मैं डिस्कस करने यहाँ पर जा रहा हूँ। यदि आप न्यूक्लियस को समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। बहुत सारे शब्द ऐसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होंगे जिनका
रिलेशन केवल न्यूक्लियस से होता है। उन शब्दों के बारे में यदि आपको पता लग जाता है तो न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम न्यूक्लियस को समझते हैं, उसके बाद फिर से हम वापस अपने टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो न्यूक्लियस को मैं समझा रहा हूँ, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेट अस स्टार्ट करें। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस। पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। इन बातों को मैं पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों ने अपनी पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन और होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं जिस पर जीरो चार्ज होता है। एन का मतलब न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर जीरो चार्ज होते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ आकर कंबाइन होते हैं, चिपक जाते हैं, और जिस जगह पर ये चिपकते हैं उस जगह को हम कह देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको मेरे पीछे वाले लेक्चर्स में बताया है, if two particles have the same charge, you have the two particles which have the same charge. Let's suppose both have the positive charge, तो सेम चार्ज होने की वजह से उनके बीच में हमेशा रिपल्सन लगता है, और जिन पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन लगता है उससे उनकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। और एनर्जी जब पार्टिकल की बढ़ती है, ये केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में ये कहा जाता है यदि किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। स्टेबिलिटी कम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी? प्रोटॉन की, जिसके बीच में डिक्रीजेस। जब प्रोटॉन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रोटॉन चिल्लाने लगता है, ठीक है, और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को कहता है कि हमें पास पास नहीं रहना चाहिए, हमें दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से हमारे बीच में रिपल्सन लग रहा है, और उस रिपल्सन से हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन ये ढूंढ के लाते हैं एक पार्टिकल के थ्रू, और जिसका नाम होता है मिशोन। क्या? मिशोन। एक नया पार्टिकल बनता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको कहते हैं मिशोन, और वो मिशोन दोनों के दोनों प्रोटॉन को एक को इधर से एक को उधर से पकड़ के बैठ जाता है, और ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी वो पकड़ के बैठ जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 को भी पकड़ के बैठ जाता है। इसको हम कहते हैं मिशोन। और एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा था उसको ख़त्म करते हुए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके बीच में क्रिएट कर देता है। केवल वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ही क्रिएट नहीं करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है, जिसकी यदि आप मैग्नीट्यूड आप देखें, ठीक है, ये मिशोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर देता है। लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ये बना देता है यहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसका यदि मैग्नीट्यूड आप देखें 30,000 न्यूटन होता है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, कितने का? 30,000 न्यूटन का। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर सेम चार्ज था,
वन प्रोटॉन एंड द अनदर प्रोटॉन हैव द सेम चार्ज, इसके बीच में यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट हो रहा था। कितनी अमाउंट का रिपल्सन? 300 न्यूटन का। अब मुझे बताओ प्रोटॉन पर सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन कितनी अमाउंट का क्रिएट हो रहा है? 300 का। अट्रैक्शन कितनी अमाउंट का क्रिएट हो रहा है मिशन की वजह से? 30,000 न्यूटन का। तो मिशन वाला अट्रैक्शन प्रीडोमिनेट होगा या प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज वाला रिपल्सन प्रीडोमिनेट होगा? मिशन वाला अट्रैक्शन। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इसको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मान लिया जाता है और इसको कहा जाता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इस दुनिया में 3-4 तरह के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना, इस तरह के फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक होता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है और जिसका रिजल्ट ये आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपस में मिलकर शांति के साथ रहने लगते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए यदि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस पर भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसी बात को आगे पॉइंट नंबर 2 में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, अरे डोंट टॉक प्लीज, एक शब्द यहाँ पर आएगा मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस। क्या आएगा? मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस। तो पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा एक पार्टिकल मैंने और बताया, क्या? मिशन, ठीक है ना। मिशन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है, बस मिशन का केवल रोल ये होता है प्रोटॉन को आपस में पकड़कर, न्यूट्रॉन को आपस में पकड़कर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में पकड़ के वो रखता है, बस, ठीक है ना। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो वहाँ पर स्पिन करते रहते हैं, शांति से नहीं बैठते हैं, वो ऐसे स्पिन करते रहते हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है कभी कभी निकल कर ओवरऑल न्यूक्लियस भी स्पिन करने लगता है। क्या करने लगता है? स्पिन करने लगता है। भाई मान लीजिए एक बॉल है, बॉल के अंदर 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं। ये बॉल है, इस बॉल के अंदर 3 आदमी हैं और ये तीनों के तीनों आदमी अपने पैर को एक साथ इस डायरेक्शन में रखते हैं, तो जिसका रिजल्ट ये होगा बॉल इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी आपका। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्पिन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इनके स्पिन करने की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस भी क्या करने लगता है? स्पिन करने लगता है, घूमने लगता है, ऐसे स्पिन करने लगेगा। चूँकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल में किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, किसी भी तरह का मोशन होता है, तो उस मोशन की वजह से, उस चार्ज पार्टिकल में जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से उस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को आप चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप उसको कह सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो शांति से नहीं बैठते हैं, वो क्या करते रहते हैं? स्पिन करते रहते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन, तो ये स्पिन करते हैं। ये न्यूट्रॉन हो गया, ये भी स्पिन करने लगा, ये न्यूट्रॉन है, ये भी स्पिन करने लगा। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही क्या करने लगता है?
स्पिन करने लगता है आपका, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस में स्पिन आया, स्पिन का मतलब ऐसे, यानी एक मोमेंट आया है जो कि स्पिन का मोमेंट है और न्यूक्लियस पे चार्ज है, तो इसकी वजह से इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। जब किसी न्यूक्लियस के साथ ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे आप ये पता करें कि ये न्यूक्लियस मैग्नेटिकली एक्टिव है या मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है। इसके कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्हीं न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है जो मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं। जो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है उनको स्टडी नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा था हमें H1 न्यूक्लियस स्टडी करना है, तो डेफिनेटली H1 न्यूक्लियस क्या होगा, मैग्नेटिकली एक्टिव होगा। मैंने कहा था C13 न्यूक्लियस हमें स्टडी करना है, तो C13 क्या होगा, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस वहाँ पर होगा। अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि गिवन न्यूक्लियस मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसका एक सिंपल सा तरीका है भाई, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर हम यूज़ करते हैं। यदि किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ओड है, ओड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा है, तो 100% वो न्यूक्लियस क्या होगा, मैग्नेटिकली एक्टिव होगा। यदि मास नंबर ओड नहीं है, वो इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है ना, तो 100% वो क्या होगा, मैग्नेटिकली एक्टिव होगा। यानी कहानी सिंपल सी है, यदि किसी भी न्यूक्लियस के पास ओड है, या मास नंबर हो या एटॉमिक नंबर हो या फिर दोनों ही ओड है, तो वो न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिकली एक्टिव होता है। यानी मास नंबर, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर या फिर बोथ क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, वो न्यूक्लियस हमेशा मैग्नेटिकली एक्टिव होगा। यानी उसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा, यानी उसके पास क्या होगा, अपना स्पिन होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, 1H1 बताइए बेटा, 6C13, यहाँ पर दोनों ओड है, यहाँ पर ये ओड है, ठीक है ना, दोनों ओड हो या फिर एक ओड हो। मुझे बताइए 7N14 होगा या नहीं, यस। मुझे आप बताइए 8O16, ना तो मास नंबर ओड है ना ही एटॉमिक नंबर, ये एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होने का मतलब क्या, ये स्पिन नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, यानी इसके पास स्पिन मोशन नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इसको जरा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इफ एक स्पेशल थ्योरी होती है, दैट नेम इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ये थ्योरी उन पार्टिकल्स पर लगती है जो लगातार अपनी पोजीशन और अपनी स्पीड को बदलते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसा कौन करता है? ऐसे वो पार्टिकल करते हैं जिनका मास इतना कम होता है कि उन पार्टिकल से लाइट का, जब पार्टिकल टकराता है, लाइट का पार्टिकल का मतलब क्या होता है, फोटोन, जब वो टकराता है तो उनकी डायरेक्शन को भी बदल देता है और उनकी स्पीड को भी बदल देता है। तो यदि किसी पार्टिकल का मास इतना कम है कि
उस पर लाइट का पार्टिकल फोटोन टकरा रहा है और उस इंटरेक्शन से उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रही है, ठीक है ना। तो उस पार्टिकल को यदि आपको स्टडी करना है, उसकी एनर्जी के बारे में पता करना है, पोजीशन के बारे में पता करना है, तो तब हम थ्योरी यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यदि इसी को केमिस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं तो क्वांटम केमिस्ट्री आप इसको कहने लगते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन से पार्टिकल होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका मास बहुत कम है। ऐसे पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस, ऐसे पार्टिकल होते हैं एटम, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, जिनका डायरेक्शन स्पीड वगैरह बदल जाता है लाइट के पार्टिकल से टकराने में। अरे भैया, किसी पार्टिकल को देखने के लिए लाइट तो यूज़ करोगे, जैसे आप लाइट यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, वो सब कुछ अपना बदल देता है। तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल सा बना रहता है। ये बात मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये तो हाइजेनबर्ग ने कही थी बात, उन्होंने तो कहा था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियस के बारे में यदि बात करना है तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही वाइड टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करूँगा जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, यदि कोई भी पार्टिकल है और वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि लाइट के पार्टिकल के टकराने से वो अपना पोजीशन वगैरह बदल लेता है, तो उस पार्टिकल की हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक स्पेशल नंबर होता है। मान लीजिए पार्टिकल जंप कर रहा है सर, तो इस जंपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक नंबर होगा। वो पार्टिकल अपना हाथ ऐसे घुमा रहा है, तो उसके इस हाथ के ऐसे घुमाने का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या होगा, नंबर होगा। यदि पार्टिकल न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस स्पिन मोशन कर रहा है, तो क्या उसके स्पिन मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक नंबर होगा कि नहीं? यस, उस नंबर को हम कहते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कैपिटल आई से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी निकाला जा सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसके तरीके बताए गए हैं, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, आपको उसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, टू रिप्रेजेंट द स्पिन मोशन ऑफ द न्यूक्लियस वी हैव ए नंबर दैट नेम इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक न्यूक्लियस के लिए इसकी क्या होती है, एक सर्टेन वैल्यू होती है आपका। हर एक न्यूक्लियस के लिए जो मैग्नेटिकली एक्टिव है, मैग्नेटिकली एक्टिव कौन, जो स्पिन कर रहा है। स्पिन कौन करता है, जिसका मास नंबर ओड हो या फिर एटॉमिक नंबर ओड। आई की एक सर्टेन वैल्यू होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसके लिए क्या वैल्यू होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए आप चाहें तो स्क्रोडिंजर जो वेव इक्वेशन होती है उसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। उसको न्यूक्लियस पे अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन जाता है, वो फिजिक्स वाले जनरली उसको करते हैं, आपके लिए उसकी ज़रूरत नहीं। हम केमिस्ट हैं तो हमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर ही कंसंट्रेट रहना हो। बस आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस है, इम्पोर्टेंट टाइप के, जो नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए आई की वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसका एक मीनिंग भी होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यदि आप आई की वैल्यू की बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर होता है 1/2। यहाँ पर आई की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर आई की वैल्यू की बात करते हैं 1 होता है। ये मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस नहीं हो। आपको केवल आई की वैल्यू की को याद करना है H1 के लिए एंड C13 के लिए। जैसे हर एक लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही हर एक न्यूक्लियस का क्या होता है,
न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखो ज़रा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के लिए जो आई का वैल्यू है ये होल नंबर में है, कंप्लीट नंबर में है, 1 है। कभी कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नंबर है 1 है। यहाँ पर जो आई का वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है। ये देखा जाता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी का मास नंबर ओड है, देखो यहाँ पर है ना, क्या मास नंबर यदि ओड है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, तो उस न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा फ्रैक्शन में होगी। 1/2 होगी, 2/3 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, हमेशा ऐसी किस में होगी आई की वैल्यू, फ्रैक्शन आई वैल्यू होगी। और यदि मास नंबर इवन है, यदि मास नंबर इवन आ जाता है लेकिन एटॉमिक नंबर ओड है, एटॉमिक नंबर ओड है, देख रहे हैं आप, तो उस केस में आई की वैल्यू फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी, कंप्लीट नंबर होगी, यानी होल नंबर में होगी। आई वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है पॉइंट, जिसको समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी कही, वो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट नंबर 4। इसको समझाने के लिए 15-20 मिनट में लूँगा, और आज फिर यहीं पर हम लेक्चर क्या कर देंगे, रोक देंगे। हटा दो बेटा यहाँ से। आगे बढ़े, फिर से हम किस पर आते, क्वांटम, क्या हुआ, मेडिसिन पे नहीं, मैकेनिक्स पे। तो क्या हो गया, क्यों बटन से खोल रहे हो? देखो बेटा, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना आप लोग। क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहती है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है भाई, न्यूक्लियस स्पिन करता है ना। कोई भी न्यूक्लियस यदि आप लें, वो केवल एक तरीके से स्पिन नहीं करता है, वो न्यूक्लियस हमेशा स्पिन करता है 2I+1, इतने तरीके से स्पिन करता है वो, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1H1 न्यूक्लियस को, 1 बताने की जरूरत नहीं, H1 ही कह सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर I की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितने तरीके से स्पिन कर सकता है बताइए मुझे। 2I+1 वे के अकॉर्डिंग I की वैल्यू 1/2 है, यानी 2 तरीके से स्पिन ये कर सकता है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कोई न्यूक्लियस कितने तरीके से स्पिन कर सकता है, तो इस पर क्वांटम मैकेनिक्स ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कोई भी न्यूक्लियस किसी भी तरीके से स्पिन नहीं कर सकता है। हर एक न्यूक्लियस कुछ सर्टेन तरीके से ही क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है ना, और जिसके ऊपर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ये कहा जाता है, जैसे स्पिन पर रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया, तो स्पिन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, आपकी क्वांटाइज्ड हो गई है। क्या हो गई है, क्वांटाइज्ड हो गई। इस क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा, सुनो अरुण, तुम जो चल रहे हो, तुम जो जा रहे हो, तुम किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, केवल 4 तरीके से जा सकते हो।
पहला तरीका उन्होंने कहा एक हाथ उठा के ऐसे, दूसरा तरीका फिर दूसरा हाथ उठा के, तीसरा तरीका मुंडी आगे करके ऐसे चलना है, चौथा तरीका ऐसे चलना है। ठीक है, तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स वाली भाषा में यदि हम समझे तो क्या कहेंगे, अरुण का जो जाना था डिपार्टमेंट में वो क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया। इसका मीनिंग समझिएगा आप लोग, क्या हो गया, क्वांटाइज्ड। अब कितने तरीके रख सकता है अरुण जाने के, कितने, 2i+1। तो जो न्यूक्लियस का मोशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, कौन सा मोशन, स्पिन वाला, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। कितने तरीके रख सकता है वो, 2i+1। यहाँ पर तरीके को ओरिएंटेशन कह सकते हैं, या इन्हीं तरीके को स्पिन स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पिन स्टेट। सब समझिएगा आप लोग, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स द स्पिन मोशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड विच हैव 2i+1 ओरिएंटेशन या फिर स्पिन स्टेट। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितने तरीके से स्पिन कर सकता है, केवल 2 तरीके से। अब ये 2 तरीके क्या होंगे उसको समझाने के लिए हमने लिया एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस भैया स्पिन कर रहा है ऐसे, ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है। जब ये स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, चूंकि इस पे चार्ज है, तो यहाँ पर इसके इस स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी तो क्या होगा, जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो क्या होती है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर उसमें एक डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल आपको यूज़ करना है। आपको राइट हैंड लेना है और जो न्यूक्लियस के स्पिन करने की डायरेक्शन है उसमें अपनी फिंगर को घुमाना है। जिस साइड में थंब की डायरेक्शन आती है वही वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा उसको ठीक से कर देता हूँ। ये ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, ये थंब की डायरेक्शन है। तो यही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से हम रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने अभी तक बताया था आपको। यहाँ पर हम एक रेफरेंस एक्सिस और लगा लेते हैं। हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये है, मान लीजिए ये एक्सिस जेड एक्सिस है, और अब हमें न्यूक्लियस की जो भी बात करनी है इस जेड एक्सिस को कंपेयर करके करनी है। जब किसी एक्सिस को कंपेयर करते हुए आपको बात करनी होती है तो उस एक्सिस को हम कह देते हैं रेफरेंस एक्सिस। तो यहां पर हमने जेड एक्सिस को एज ए रेफरेंस एक्सिस यहां पर यूज कर लिया। हमने देखा जब न्यूक्लियस स्पिन कर रहा था, क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक मोमेंट और रेफरेंस एक्सिस के बीच में जो एंगल है, मान लीजिए थीटा है। क्या है, थीटा है। अब आइए, ये कहानी समझ में आ रही है? अब आइए उस बात पर, यदि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, इफ दिस इज वन H1 nucleus, I will be the 1/2. How many type of orientation? Total spin state, या फिर आप क्या कह सकते हैं, टोटल स्पिन ओरिएंटेशन। टेशन 2i+1 यानी कितने होंगे,
2 हो जाएंगे, ये है ना। अब बात आती है 2 स्पिन कौन सी हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। वे 2 स्पिन कौन सी हैं जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो, वे दोनों स्पिन एक ही जैसी होती हैं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यदि ऐसे स्पिन कर रहा है ना, ऐसे स्पिन कर रहा है, वो स्पिन ऐसे ही करता रहता है, बस वहां पर जो चेंज आता है वो आता है इस एंगल में। किसमें चेंज आता है? एक बार जब स्पिन करेगा तो एंगल की वैल्यू अलग होगी, जब दूसरी बार स्पिन करेगा तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। नहीं समझ में आया? यानी 2 स्पिन ओरिएंटेशन है, दोनों के दोनों स्पिन ओरिएंटेशन जो एक दूसरे से अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, वो किस में होते हैं? केवल एंगल में अलग होते हैं। अब एक स्पिन ओरिएंटेशन में एंगल क्या होगा और दूसरे स्पिन ओरिएंटेशन में एंगल क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। उसको भी आप निकाल सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स उसका भी जवाब देती है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, इफ देयर इज ए न्यूक्लियस फॉर विच द वैल्यू ऑफ आई इज 1, आई की वैल्यू 1 है, तो टोटल ओरिएंटेशन कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे, 2i + 1 3 आ जाएंगे। क्लियर है? तो वो न्यूक्लियस 3 तरीके से स्पिन करेगा, वे तीनों के तीनों स्पिन केवल एक ही चीज में अलग होते हैं, क्या? एंगल में। एक स्पिन में एक बार एंगल अलग हो जाएगा, दूसरी बार थोड़ा अलग हो सकता है, तीसरी बार अलग हो सकता है। तो यदि स्पिन ओरिएंटेशन 3 है तो कितने पॉसिबल एंगल होंगे? 3। स्पिन ओरिएंटेशन 2 है तो कितने पॉसिबल एंगल होंगे? 2। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? अब जरा यहाँ पर ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये कौन सी कहानी बता रहा हूँ मैं? क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी। क्वांटाइज का मतलब कुछ ही सर्टेन तरीके से वो क्या करेगा? स्पिन करेगा। कितने तरीके से करेगा? 2i + 1 तरीके से। अब वे तरीके बस एक दूसरे से अलग होते हैं, किसमें? एंगल में। जब वो स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और जो रेफरेंस एक्सिस लिया है उसके बीच में जो एंगल है उस एंगल में केवल डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब एंगल कितना होगा इसको निकालने के लिए, ध्यान से सुने प्लीज, इसको निकालने के लिए यदि I की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। यदि इसकी वैल्यू पता है तो आपको यहां पर इसी से रिलेटेड एक दूसरी क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं MI। क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। MI की वैल्यू क्या होती है? MI की वैल्यू होती है, जो I की वैल्यू है इसमें +1 लगा दीजिए, सॉरी I की जो भी वैल्यू इसमें प्लस लगाइए, और अब एक एक का अंतर करते हुए चले जाइए। कहां तक? +I2 - I विद यूनिट इंटरवल। क्या? विद यूनिट इंटरवल। जरा आप देखिए, यदि यहां पर आपने I की वैल्यू 1/2 ली है तो MI की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा? +1/2, एक का अंतर करो, फिर क्या आ गया? -1/2, है ना। मैं आपको I की वैल्यू के साथ साथ आपको MI की वैल्यू निकालनी है। MI की वैल्यू क्या होती है? +I से लगाकर -I तक एक एक का अंतर करते हुए जाना है। तो एक एक का अंतर करते हुए गए तो कितनी वैल्यू आई है MI की? 2। MI की वैल्यू उतनी ही होती है जितना वैल्यू 2i + 1 का होता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर आपको पता था
इसको हटा रहा हूं बेटा, ये दोनों एक दूसरे से अलग थे किसमें? स्पिन ओरिएंटेशन में। तो मैं ये कह सकता हूं H1 nucleus have two spin state which are differ from each other by थीटा। अरे हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास दो ही तो स्पिन स्टेट थी जो कि एक दूसरे से अलग थी, किससे? थीटा में। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू MI अपॉन रूट I प्लस 1। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। अब तो यहां पर कितने ओरिएंटेशन थे? दो थे, दो ओरिएंटेशन, दो स्पिन स्टेट थी। पहली स्पिन स्टेट को ले लेते हैं, यानी फर्स्ट स्पिन स्टेट, यानी पहले तरीके से जब वो स्पिन करेगा तो तब थीटा कितना होगा? फॉर्मूला लगाइए, कोस थीटा इज इक्वल टू MI की दो वैल्यू है ना यहाँ पर, दोनों में से एक वैल्यू यूज कर लीजिए। कौन सी यूज कर रहे हैं? +1/2 रूट 1/2 +1 यानी 1/√3। कोस थीटा आ गया 1/√3। थीटा की वैल्यू आप यदि यहाँ पर निकालेंगे, ये बहुत सिंपल सा होता है, निकालना बड़ा इजी होता है। इट विल बी 54 डिग्री। थीटा आ जाएगा 54 डिग्री, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दो तरीके से घूम स्पिन करेगा। एक तरीके से जब वो स्पिन करेगा तो रेफरेंस एक्सिस और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा? 54 डिग्री होगा। यानी ये एंगल कितना होगा? 54 डिग्री होगा। दूसरे तरीके से आ जाते हैं, सेकंड स्पिन स्टेट। कोस थीटा, फॉर्मूला लगाइए। अब की बार MI की दूसरी वैल्यू यूज कीजिए, -1/2 रूट 1/2 इंटू 1/2 + 1 यानी -1/, थीटा विल बी, इट विल बिकम 126 डिग्री। हाँ, 5 और 7 126 डिग्री। ठीक है ना? अब बताओ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितने तरीके से स्पिन कर सकता है? दो। एक स्पिन में मैग्नेटिक मोमेंट एंड जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? इस केस में MI की वैल्यू क्या रखी है आपने? +8। ठीक है ना? दूसरे में MI की वैल्यू -8 रखी है और कितना एंगल बनेगा? 126। अब इनको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम करेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं लेक्चर, तो इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा, जो केमिस्ट्री में हम बार बार क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। हटा दूं यहां से इसको हटाना बेटा यहां पर। नोट कर लिया ना आपने? देखो बेटा, यहां पर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था, जल्दी तो नहीं हो रही किसी को घर पे जाने की? ये था, ये यहां पर जब स्पिन किया था तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन
कितना आ रहा था बताओ बेटा? 50, ये जेड एक्सिस थी, पक्का। अब दूसरी, ये पहली वाली स्टेट थी जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐसे स्पिन करता है तो mi की वैल्यू हमने +1 यूज किया था, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस +1/2 स्टेट में है। किस में है? +1/2 स्टेट में है। कभी कभी ये कहा जाता है इसका स्पिन स्टेट क्या है, तो कहते हैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस +1/2 स्पिन स्टेट में है। आगे बढ़ें यार, ये गड़बड़ करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बढ़िया थ्योरी है। आगे बढ़ें, दूसरे केस में बताइए। दूसरे केस में जेड एक्सिस से एंगल कितना बन जाएगा? 126 यहां पर एंगल, ये तो 90 हो गया, 90 ही तो हो गया, और क्या हो गया? 90 ज़्यादा हो गया, तो यहां पर आएगा एंगल 126 का मतलब यही तो आएगा। वन 26 डिग्री। नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे भाई भी बिल्कुल ये रहेगा, बस ये बढ़ गए थोड़ा सा, इधर को चला जाएगा। कहानी समझ में आ रही ना? क्या उसका स्पिन का डायरेक्शन बदला? नहीं भाई, यही था, ये ऐसे स्पिन कर रहा था। पहले कितना 54 था, स्पिन तो सेम ही कर रहा है, अब ये हो गया आपका, वो नहीं बदला है। बस क्या बदला है? यदि वो ऐसे स्पिन कर रहा था और ऐसे स्पिन करने से एक बार जो मैग्नेटिक मोमेंट बना उसका डायरेक्शन 54 था, ऐसे ही लगातार स्पिन करता रहा हो, दोबारा कितना डायरेक्शन हो गया उसका? 126 हो गया। क्लियर है? अब जब यहाँ पर ये, इसको हम क्या कहेंगे? -½ स्टेट, क्योंकि स्पिन की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ना -½ स्पिन स्टेट भी कह सकते हैं इसको। कभी कभी इसको +½ स्पिन, क्या कहेगा इसको? +½ स्पिन भी कहा जा सकता है, और इसको -½ स्पिन भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितने तरीके से स्पिन कर सकता है? +½ स्पिन और -½ स्पिन। इसमें ध्यान रखिए, ये क्लॉकवाइज स्पिन नहीं है और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन नहीं है। स्पिन वो एक ही तरीके से कर रहा है, बस क्या एंगल बदल रहा है, किसका? जो उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है उसका रेफरेंस एक्सिस है। आगे बढ़ें। अब जरा यहाँ पर बात आती है, यदि आपने न्यूक्लियस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, ध्यान से सुनो, यदि आपने न्यूक्लियस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस +½ स्पिन में हो या फिर -½ स्पिन में, किसी भी तरीके से स्पिन कर रहा, दोनों में से, दोनों तरीके से जब वो स्पिन करेगा हर बार उसकी एनर्जी बराबर रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स ही कहती है यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, यानी जब वो यहाँ पर स्पिन कर रहा है तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस की एनर्जी यदि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब इस तरीके से वो स्पिन करेगा तो तब भी उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। यदि दो अलग अलग तरीके से स्पिन करने से एनर्जी सेम आती है तो इस बात को क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाता है कि दोनों की दोनों स्पिन स्टेट बराबर एनर्जी की है। बराबर एनर्जी की जगह पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक शब्द यूज करते हैं, डीजनरेटेड। क्या कहते हैं? डीजनरेटेड। यदि इसकी और इसकी एनर्जी बराबर है तो हम ये क्या कहेंगे? यानी कहें दोनों की एनर्जी बराबर, दोनों क्या कहेंगे? डीजनरेटेड है। बट यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे उन सब की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। कैसे होगी अलग, क्यों होगी, उस पर मैं आता हूँ।
तो इस बात को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं। देखो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मान लीजिए इस साइड में जाने पर एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस 54 एंगल पर स्पिन कर रहा था तो हमने देखा उस केस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की एनर्जी यहां पर थी। तो इसी के सामने एक लाइन बना देंगे, ऐसे बना दिया, और इस लाइन पर हम लिख दीजिए क्या, +½ ठीक है ना। यानी जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ध्यान से सुनिए, इस स्टेट में है तो उसकी एनर्जी यहां पर है, क्योंकि उसके सामने लाइन बनाई है। ऐसा करते हैं ना, दिखाते हैं। अब जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस स्टेट में था तब भी उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी रहेगी। ये तो कह रही क्वांटम थ्योरी। अब इसको हम कैसे दिखाएं, इसके ऊपर या नीचे एक इसके बराबर और लाइन बना दीजिए, ऊपर नीचे बना दीजिए कहीं भी, और उस पर लिख दीजिए क्या, -½ अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसका मतलब ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जब +½ स्टेट में था और -½ स्टेट में था, दोनों ही स्टेट में उसकी एनर्जी बराबर थी। यदि दो लाइन बराबर बराबर बनी है तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। लेकिन अब यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें दोनों पर, NMR में तो हम लगाते हैं, तब क्या होगा देखो जरा अपने भाई, ये बताओ ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड की इस साइड में डायरेक्शन है, तो यहाँ इस Z एक्सिस के अलोंग भी तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। उस कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी मैग्नेटिक जो फील्ड था उसकी डायरेक्शन ये थी। मैं जानना चाहता हूँ इस साइड में उसका कितना अमाउंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्या यदि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, इस मैग्नेटिक मोमेंट की यहाँ पर अमाउंट यदि मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उसकी डायरेक्शन ऐसे हो सकती है क्या। ट्रक है एक, ऐसे जा रहा है घड़, ठीक है। ट्रक के एक छोटे से पार्ट की डायरेक्शन में जानना चाह रहा हूँ, तो ट्रक जा रहा है ऐसे, उसके एक छोटे से पार्ट की डायरेक्शन क्या होगी, एकदम उल्टी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या, ट्रक तो आगे जा रहा है लेकिन उसकी लाइट वाइट पीछे ही रह गई हैं, वो उधर भाग गई हैं पीछे, ऐसा होगा क्या, उसकी भी डायरेक्शन सेम वही रहेगी। तो यदि इस मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पर आप पार्ट जानना चाह रहे हो जेड एक्सिस के लोंग, तो यहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन यही रहेगी, ठीक है। अमाउंट कितनी होगी, बहुत सिंपल सा तरीका है इसकी। यदि यहाँ पर अमाउंट निकालना चाहते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर mi की वैल्यू लीजिए और उसमें h/2π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट भी आ जाएगी उसकी। हम मैग्नेटिक मोमेंट का जेड एक्सिस के अलोंग कितनी अमाउंट है वो निकालना चाह रहे हैं। कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं फिजिक्स में, जनरली लोग मैथमेटिक्स में भी निकालते हैं, लेकिन मैं तो सीधा से बता रहा हूँ आपको। अमाउंट कितनी हो जाएगी बताइए, mi की वैल्यू कितनी यहाँ पर, +h/2π। तो यदि मैं कहता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मुझे बताइए जेड एक्सिस के अलोंग कितना है, ठीक है, तो कितनी आएगी, +1/2 h/2π, ठीक है ना। डायरेक्शन आपको पता लग गई। यहाँ पर बताइए मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे को होगी। मैं जेड एक्सिस के लोग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ,
यदि ऐसा है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, -h/2π। बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। देखो भाई हमारे पास, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो बेटा, परेशानी है कुछ? हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट था जेड एक्सिस पर एक सर्टेन एंगल पर। अब हम उस मैग्नेटिक मोमेंट की अमाउंट निकालना चाह रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग। पहले तो डायरेक्शन, यदि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है तो ये भी तो इधर को ही आएगा। यदि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है तो ये भी इधर को जाएगा। आपका डायरेक्शन तो पता लग रही है, सिंपली रूल लगाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी अमाउंट कितनी होगी वो भी आपको पता लगा सकती है। एक जगह नेगेटिव आ रही है, एक जगह क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर? अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, अब लगाते हैं हम क्या, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये लीजिए, यहाँ दिखा देता हूँ उसको। ये लगाया मैंने इस डायरेक्शन में B0, जेड एक्सिस के अलोंग लगा दिया। यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में लगाया मैंने। अब मुझे बताओ, यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, बाहर से लगाया, एक जेड एक्सिस के अलोंग लगाया, एक जेड एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन न्यूक्लियस ने भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था। यहां पर जेड एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन न्यूक्लियस ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था वो ये था, और यहां पर जो जेड एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन ने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो ये था। यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है, दोनों की सेम है। जब दो जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो वहाँ पर जो पार्टिकल होता है हमेशा अट्रैक्शन फील करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये हाइड्रोजन क्या फील कर रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है? कम। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन इस स्टेट में होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 जब आप लगाएंगे तो +1/2 की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं समझ आया? आ रहा है मेरी कहानी समझ में? लेकिन यहां पर आइए, यहां पर जेड एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अमाउंट तो एक ही है ना। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट और डायरेक्शन मैंने कांस्टेंट रखी है। यहां पर अपोजिट है, जहां पर अपोजिट है तो वहां पर रिपल्सन फील करता है, और जिस पे रिपल्सन लगता है, रिपल्सन से एनर्जी हमेशा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, यानी -1/2 स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी। नहीं समझ में आया? मेरी कहानी समझ में नहीं आई? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जब +54 एंगल पर स्पिन कर रहा था, वो क्या फील कर रहा है? अट्रैक्शन। और जब 126 पे स्पिन कर रहा है, रिपल्सन फील कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैव 2 स्पिन स्टेट, बोथ स्पिन स्टेट आर डीजनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, in the absence of external magnetic field. But in the presence of external magnetic field, both state have different energy. +half state will be low in energy and -half state will be high in energy. ठीक है? इसको केमिस्ट्री की भाषा में, अब पूरी केमिस्ट्री में आपको इसकी और इसी की बात आपको करते रहना है। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मान लीजिए यहां से यहां तक का एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देंगे, और जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहाँ पर आकर टकराएगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कहेगा ओ वेरी गुड, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी +half स्टेट से -half स्टेट में जाने के लिए, चला जाएगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ऑब्जर्व हुआ, आपको पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गैप है बीच का, ये जो बीच का गैप है, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया है,
यदि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगाते हैं तो ये गैप ज़्यादा होता है, यदि इसको कांस्टेंट कर देते तो ये गैप हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बाहर से जो लगाने वाले मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम हमेशा कांस्टेंट कर देते हैं। अब दूसरे कौन से फैक्टर हैं जो इस गैप को डिफाइन करेंगे, वो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से एटम प्रेजेंट है, वो इसको चेंज कर देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, वो उसको चेंज कर देते हैं। यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो सभी सराउंडिंग इन्वायरमेंट मिलकर इस गैप को डिसाइड करता है ये गैप कितना होगा। जब हमें पता है हाइड्रोजन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर ये गैप डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना हम इस गैप को मेजर करके हाइड्रोजन का सराउंडिंग इन्वायरमेंट बताने लगे। यही हम क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। इस गैप को मेजर करेंगे और मेजर करके इस गैप के सहारे हम हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कहानी प्रेजेंट है वो हम बताने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है ये गैप डिसाइड होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। इसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पहली बार आए हो? हाँ, दुनिया में पहली बार ही आया क्या? कुछ समझ में आया तुम्हें? चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे।